हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आपका टीचर, आपका दोस्त, आपके फिजिक्स का नीट का हमसफर जगजोत सर। और आज हम दोनों पढ़ने वाले हैं, हम दोनों का मतलब आप सब और मैं, ठीक है। क्या पढ़ने वाले हैं? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का लेक्चर नंबर 5, लास्ट लेक्चर है बेटा। आज हम सारा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। आज मैं आपको कुछ नई चीजें भी पढ़ाऊंगा। आज मैं आप लोगों को गैल्वेनोमीटर के बारे में समझाऊंगा और इसी के साथ साथ जो भी हमने प्रीवियस 4 लेक्चर में कवरेज किया है उसका एक अच्छा सा आप लोगों को दोबारा से क्या मिलेगा, रिकैप। और आपको पता है मेरा रिकैप देने का तरीका अलग है। मैं सिर्फ फॉर्मूला रिकैप नहीं कराता, मैं आपको साथ के साथ क्वेश्चंस का रिकैप दूंगा। तो क्वेश्चंस के थ्रू आज हम रिवीजन करेंगे, हम पढ़ेंगे जो भी कॉन्सेप्ट्स हमने पहले कवर किए हैं। सो आई होप आप रोज अपने लेक्चर्स कंप्लीट जरूर कर रहे हैं टाइम से, और आप आने वाला जो आपका टेस्ट होगा उसमें भी आप अच्छा परफॉर्म करें। मैं बिल्कुल आप लोगों से उम्मीद चाहता हूं, यही रखता हूं आप लोगों से उम्मीद कि आप रोज पढ़ रहे हैं, डीपीपीस के क्वेश्चंस कर रहे हैं। प्लस जो मैंने आप लोगों को एक एडवाइस दी थी, बहुत ही बिल्कुल सही एडवाइस दी थी, वो ये थी कि आप एनसीईआरटी भी साथ साथ करते रहें। जब टाइम मिले एनसीईआरटी को उठाएं, बीच बीच में उसको भी पढ़ते रहें, बिल्कुल बैलेंस बनाए रखें। और सारे सब्जेक्ट्स का बैलेंस बनाना भी जरूरी है, ठीक है ना। अब ऐसा ना हो कि फिजिक्स बहुत ज्यादा पसंद आने लगा है तो सिर्फ फिजिक्स ही पढ़ रहे हो। बायो भी वेटेज अच्छा रखता है भाई, नीट में अच्छा खासा वेटेज है, उसको भी आप साथ साथ कवर करोगे, ठीक है ना। इसके अलावा आप केमिस्ट्री को भी आप पूरा पूरा टाइम दो, हर सब्जेक्ट को आप इक्वल टाइम जरूर दो। जो टॉपिक आपके वीक है अभी ये टाइम है आप इसमें दे सकते हो, लास्ट के कुछ दिनों में सिर्फ आप रिकैप और रिवीजन करोगे, ठीक है ना। सो बिल्कुल अब आप लोगों के सामने ये लेक्चर में स्टार्ट कर रहा हूं। कई बच्चों के बहुत सारी क्वेरीज हैं कि सर ये कोर्स टाइम पे पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा। बेटा बिल्कुल घबराओ मत, टाइम पे ये कोर्स बिल्कुल आप लोगों को कंप्लीट मिलेगा। और मैं प्लान कर रहा हूं इस हिसाब से लेक्चर्स की मिनिमम लेक्चर्स में मैक्सिमम कवरेज आप लोगों को मिल जाए, जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सबसे पहले आप तक डिलीवर हो जाए, ठीक है। और बिल्कुल उम्मीद यही है कि आप लोगों का कोर्स टाइम से पूरा होगा और उसके साथ साथ हम लोग बिल्कुल अच्छे से अपने कोर्स के साथ साथ सारी चीजों को करते भी जाएंगे। बट एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि साथ साथ क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करते जाओ, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके पास बिल्कुल लास्ट में एग्जाम से पहले ज्यादा टाइम नहीं बचता है ना। फिर आप लोगों को वहां थोड़ा सेल्फ स्टडी भी करना पड़ता है, कुछ चीजें खुद भी रिवाइज करनी पड़ती हैं, अपने लिए भी टाइम देना पड़ता है, तो वो चीजों के लिए भी हमें टाइम देना है। तो ऐसा नहीं है कि हम बात के लिए छोड़ दें चीजों को, तो बिल्कुल साथ साथ रिवीजन भी करते रहना है। तो अब ये लेक्चर मैं स्टार्ट कर रहा हूं आपके सामने। मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर आज का मुद्दा है, आज का टॉपिक सबसे पहले है। फिर करंट एंड वोल्टेज सेंसिटिविटी में आपको बताऊंगा। फिर हम करेंगे क्वेश्चंस, जिसमें मैं आज के इस टॉपिक के क्वेश्चंस कराऊंगा, प्लस जो हम लोगों ने पहले पढ़ा है उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, ठीक है। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट दिस सेशन नाउ। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। अच्छे से समझते हैं ये है क्या। बेटा हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में एक चीज पढ़ी थी कि जब कोई करंट कैरिंग कॉइल मैग्नेटिक फील्ड में होता है तो उस पर एक टॉर्क लगता है, याद आ रहा है, टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसी को इस्तेमाल करेंगे यहां। कैसे? यहां हम लोगों को क्या करना है, यहां हमें क्या करना है, हमें एक लेटस से हम लोगों को एक कॉइल कंसीडर करना है। देखो ये कॉइल नहीं है, इसके ऊपर कॉइल की मैं वाइंडिंग करूंगा, यानी कि ये एक सिलेंडर टाइप आपको नजर आ रहा होगा, तो इसको हम कोर कह सकते हैं। इसके अराउंड हम क्या करेंगे, ऐसे कॉइल की मैं वाइंडिंग करूंगा। इस तरीके से मैंने इसके ऊपर कॉइल को लपेट दिया, इसके ऊपर मैंने ऐसे कॉइल को लपेट दिया। और क्या करते हैं, इसको नीचे से एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं, है ना। इस सिस्टम को एक स्प्रिंग से कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो है कॉइलिंग, जो वायर आपको नजर आ रही है ये कॉइल हो गई, ये आपकी कॉइलिंग हो गई। जो आपको यहाँ वायर नजर आ रही है, आपको कॉइल नजर आ रही है आपकी, इसमें कुछ ना कुछ करंट हम फ्लो कराएंगे, इसमें करंट फ्लो कराएंगे और इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे। अगर आप कहोगे मैग्नेटिक फील्ड कैसे रखेंगे सर, तो यहां से मैं एक मैग्नेट बनाऊंगा, उसको सिलेंड्रिकल मैग्नेट कहते हैं। तो यहां से एक मैग्नेट वाला सिस्टम आपको नजर आएगा। एक मैग्नेट ये है, दूसरी मैग्नेट मैंने यहां बना दी, तो यहां से आपको ये कुछ सिलेंड्रिकल मैग्नेट आपको कुछ नजर आएगी। और आप देख सकते हो यहां मैंने मान लिया अपना नॉर्थ पोल और यहां मैंने मान लिया कुछ अपना साउथ पोल। एक साइड अपना नॉर्थ पोल और दूसरी साइड अपना साउथ पोल अपने ले लिया, ठीक है। अब क्या होगा, ये सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्यों ली जाती है, क्योंकि ये बहुत हाईली कॉन्सेंट्रेटेड होती है, मतलब इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है और हम स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड चाहते हैं ताकि हम अच्छा खासा टॉर्क दे सकें। यानी कि यहां से जो हमारी फील्ड लाइंस होंगी, अगर हम ध्यान से देखें, इस तरीके से नॉर्थ से निकल रही होंगी और साउथ में एंटर कर रही होंगी, तो यहां से इसकी जो आपकी फील्ड होगी इसको रेडियल फील्ड कहोगे। यहां से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड होगी वो कैसी होगी, आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड होगी आप इसको बोल सकते हो ये कैसी होगी, रेडियल। कुछ रेडियल मतलब कहने का मतलब है जहां कॉइल होगी ना वहां इसकी जो डेंसिटी होगी वो सबसे ज्यादा होगी, बहुत ज्यादा क्लोज होगी, और उसी के साथ साथ यहां यूनिफॉर्म टाइप हो जाएगी कॉइल पे, मतलब कॉइल पे बहुत हाई
और एक तरीके से कुछ कॉइल से 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए कुछ इस तरीके से एडजस्टमेंट करेंगे हम मैग्नेटिक फील्ड का सिलेंड्रिकल लेके, ताकि यह हाईली कॉन्सेंट्रेशन मिले आपको। इधर यहां देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन कम है, पर जैसे इधर जाओगे तो सबसे मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन मिले, इसलिए हम सिलेंड्रिकल सिस्टम ऑफ मैग्नेट यूज करते हैं। सवाल आ जाता है कभी कभी कि भैया मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर में हम सिलेंड्रिकल मैग्नेट क्यों ले रहे हैं, हम नॉर्मल मैग्नेट क्यों नहीं उठा देते, है ना। सो आप लोग इसमें याद रखना, यहां सिलेंड्रिकल मैग्नेट इसलिए लेते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड रेडियल फील्ड मिले, है ना। स्ट्रॉन्ग आप लिख सकते हो कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड आपको यहां से मिले, ठीक है ना। मैग्नेटिक फील्ड की बात कर रहे हैं ताकि आपकी मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए। ओके, अब होगा क्या, ये करंट कैरिंग वायर है, यानी कि यहां जो कॉइल है इसमें कुछ करंट फ्लो कर रहा है, और अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसमें कुछ नंबर ऑफ टर्न्स मैंने जो कंसीडर किए हैं, लेट से मैं बोल देता हूं n मेरे नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहां मेरे नंबर ऑफ टर्न्स कितने हैं, n। और अगर इस कॉइल को अगर हम रोटेट करेंगे, रोटेट करने के लिए क्या दे रहे हैं हम, मैग्नेटिक फील्ड दे रहे हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड में आपको पता है टॉर्क लगता था, जो टॉर्क का फॉर्मूला होता था हम लोगों ने पढ़ा था NIAB साइन थीटा, या फिर मैंने एक और तरीका बताया था आपको याद रखने के लिए, बिना साइन थीटा। याद है, ये हम लोगों ने एक टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था, बिना साइन थीटा, ये हमने एक टॉर्क का फॉर्मूला पढ़ा था। यहां जो थीटा एंगल होता था वो मैग्नेटिक फील्ड के, है ना, और किसके बीच में होता था, करंट के, या फिर आप कह सकते हो जो भी हमारा नॉट करंट सॉरी मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच में जो हमारा होता था मैग्नेटिक मोमेंट, बेसिकली मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल होता था वो हमारा क्या होता था, थीटा। याद है ना, ये कैसे आया था फॉर्मूला, ये टॉर्क का फॉर्मूला आया था, अगर आपको याद हो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था M क्रॉस P, हमने मैग्नेटिक मोमेंट पढ़ा था कॉइल का, जहां वो हो जाता था NIA, N मतलब नंबर ऑफ टर्न्स, I करंट और A एरिया, तो यहां से मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड का जो एंगल था बीच में वो थीटा था, तो यही एंगल को हमने यहां लिखा। पर हमने यहां जो रेडियल और कॉन्सेंट्रेटेड फील्ड ली है, यहां आप कहोगे हमेशा ये थीटा 90 डिग्री रहेगा, हम फील्ड इस तरीके से चूज कर रहे हैं, तो आप लोगों को ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, आप टॉर्क को सीधा लिख सकते हो BINA। आप क्या लिख सकते हो अपने टॉर्क को, BINA, यानी कि सिंपल बिना, तो बिना आपका टॉर्क हो जाएगा, यानी कि मैक्सिमम टॉर्क वाली कंडीशन हम यहां से उठा सकते हैं कि यहां मैक्सिमम टॉर्क लगेगा। तो आप ये कहोगे कि सर इस टॉर्क की वजह से एक कॉइल घूमेगा, है ना, इस टॉर्क की वजह से क्या होगा, ये कॉइल क्या करेगा, रोटेट करने की कोशिश करेगा, घूमने की कोशिश करेगा, है ना। और इसी के साथ हम यहां एक निडल लगा देते हैं, क्या करते हैं, एक निडल लगा देते हैं। ये निडल क्या होता है, हमें डिफ्लेक्शन दिखाता है, जो आप गैल्वेनोमीटर में कहते हो ना निडल लगी होती है डिफ्लेक्शन दिखता है, वो ये निडल होती है, और यहां हम स्केल लगा देते हैं और स्केल पे आपको निडल क्या दिखाता है, डिफ्लेक्शन दिखाता है। तो निडल इसी के साथ कॉइल के साथ लगा दी जाती है, जब कॉइल घूमती है तो निडल घूमती है। पर आप कहोगे सर एक बार टॉर्क लगा, कॉइल घूम गई, तो वो वापस कैसे आएगी, अगर आप करंट बंद कर दोगे तो कॉइल को वापस भी आना है ना। होता है ना भाई, अगर कोई भी गैजेट है आप उसमें करंट डाल रहे हो तो निडल डिफ्लेक्ट कर रही है, बट आप ये भी तो चाहोगे कि जब करंट बंद कर दो तो निडल वापस जीरो पे आ जाए। तो आपने यहां करंट दिया तो आपकी निडल घूम गया, और जैसे ही आपने करंट बंद किया, निडल को वापस लाने के लिए हमने नीचे एक स्प्रिंग लगा दी है, टोर्शनल स्प्रिंग या टोर्शनल कांस्टेंट, या फिर हम यहां कह सकते हैं यहां कुछ स्प्रिंग कांस्टेंट की हेल्प से हम इसको वापस लेके आएंगे। यानी कि यहां जो नीचे स्प्रिंग लगा है इसका काम क्या है, जैसे ये घूमेगा ना, और तो जैसी टॉर्क आप क्या करोगे, जैसे आप टॉर्क हटाओगे तो इसको वापस लेके आएगा, और ये स्प्रिंग आप लोगों का क्या करेगा, टॉर्क को बैलेंस करेगा, यानी कि यहां ट्विस्टिंग टॉर्क लगेगा स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग इसको रिस्टोर करने की कोशिश करेगा, कुछ रिस्टोरिंग टॉर्क लगाएगा। तो निडल कहां जाके रुकेगी, अगर आप इसको टॉर्क लगाओगे तो निडल तो चलती रहेगी, तो निडल को रोकने के लिए भी नीचे स्प्रिंग को लगाया गया है। यहां आप लोगों को क्या याद रखना है, इंपॉर्टेंट मोटी मोटी बात जो आप लोगों को याद रखनी है वो यह याद रखनी है कि एक टॉर्क तो आप करंट की वजह से ले रहे हो, है ना, और इस टॉर्क को बैलेंस करने के लिए, रोकने के लिए, निडल को एक जगह एक एंगल पे रोकने के लिए हमने स्प्रिंग लगाया है, यहां से एक रिस्टोरिंग टॉर्क मिलेगा। यहां जो स्प्रिंग है इससे हमें क्या मिलेगा, एक रिस्टोरिंग टॉर्क। क्या मिलेगा बोलो, एक रिस्टोरिंग टॉर्क, वो किसके बराबर हो जाएगा, इस वाले टॉर्क के, यानी कि यहां से जो रिस्टोरिंग टॉर्क मिलता है इसको हम लिखते हैं कुछ k टाइम्स थीटा। अब यहां थीटा ना लिख के मैं एंगल कुछ और लिख दूं, क्योंकि थीटा एंगल हमने किसके लिए लिया था, हमने मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच के एंगल को थीटा लिया था, इसलिए यहां मैं कोई और एंगल ले रहा हूं। यहां जिस एंगल से मेरा ये घूमेगा, जिस एंगल से निडल घूमेगा, स्प्रिंग घूमेगा, उस एंगल को मैं फाई लिख देता हूं। तो यहां से मैं उस एंगल को क्या लिखने वाला हूं, अब से कुछ चूज कर लेता हूं, कुछ आप चूज कर सकते हो, लेटेस्ट से मैं इसको क्या लिख लेता हूं, फाई। तो आप कहोगे यहां फाई क्या है, जो एंगल रोटेट किया है, कितना एंगल हमारा ये निडल घूम रहा है, उस एंगल को हम क्या ले लेते हैं, फाई। निडल जिस एंगल से घूम रहा है वही एंगल फाई है, ठीक है ना। एक बार दोबारा देखते हैं क्या हुआ।
समझो मैं कॉइल हूं, है ना, समझो मैं कॉइल हूं। देखो सर को तुम क्या क्या बना देते हो। मेरे अंदर करंट जा रहा है, मैं कॉइल हूं, यहां से मैग्नेटिक फील्ड आया तो मेरे पे टॉर्क लगा, मैं घूमा, बट करंट तो थोड़ा सा भी दूंगा मैं तो घूमता ही रह जाऊंगा, मैं रुकूंगा ही नहीं फिर कभी भी, है ना। अरे भैया करंट मेरे को क्या मिला, मैग्नेटिक फील्ड मिला, तो मुझे पे टॉर्क लगा तो मैं तो घूमता ही रह जाऊंगा। पर आप चाहते हो मैं रुक जाऊं, क्योंकि मेरे से क्या लगी हुई है, मेरे हाथ में एक निडल पकड़ा दिया आपने, मैं थोड़ा सा घूमूंगा निडल भी घूमेगी, तो अगर मैं घूमता ही रहूंगा तो निडल तो पूरा घूम जाएगी। तो आप कहोगे सर जी रुक जाओ, इतना ज्यादा ना घूमो, तो मेरे पाँव में आपने क्या लगा दिया, एक स्प्रिंग लगा दिया। तो इसके पैरों में क्या लगा दिया, स्प्रिंग। ये स्प्रिंग क्या कर रहा है, जैसे मैं घूमूंगा तो स्प्रिंग मुझे रीस्टोरिंग टॉर्क देगा। मतलब अगर मेरा करंट बढ़ाओगे तो मैं घूमूंगा, फिर यहां जाके रुक जाऊंगा, करंट कम कर दोगे तो मैं वापस आ जाऊंगा। यानी कि ये स्प्रिंग एक टॉर्क लगा रहा है, जिसको रीस्टोरिंग टॉर्क कह रहे हैं, जो इंश्योर कर रहा है कि मैं ज्यादा ना घूम जाऊं। अब करंट बढ़ाते जाओगे तो मैं ज्यादा घूमता जाऊंगा, करंट रोक दोगे तो फिर मैं वहीं रुक जाऊंगा, और करंट अगर दोबारा जीरो कर दोगे तो मैं वापस आ जाऊं। इसलिए यहां आपने क्या लगाया है, स्प्रिंग लगाया है। सो यानी कि आप ये कह सकते हो यहां ये रीस्टोरिंग टॉर्क इसको बैलेंस कर देगा। अब बुक्स में कभी कभी आप देखोगे यहां नेगेटिव साइन लगा होता है। अब जैसे स्प्रिंग फोर्स में -kx लिखते हो ना, वैसे यहां भी एक नेगेटिव साइन लगा होता है कभी कभी। तो इसका मतलब क्या होता है, ये रीस्टोरिंग टॉर्क है, ये रीस्टोर कर रहा है, इसलिए यहां माइनस साइन लगा होता है। वैसे अब आप लोगों को इन दोनों को आपस में बैलेंस कर देना है। अब आप क्या करोगे, आप कहोगे ये दोनों टॉर्क एक दूसरे को बैलेंस कर देंगे, यानी कि k टाइम्स फाई, ये किसके इक्वल हो जाएगा, ये k है क्या, अच्छा k क्या है, आप सोचोगे सर k क्या है, ये हमारा टॉर्शनल कांस्टेंट, इसका नाम क्या होता है, टॉर्शनल कांस्टेंट। टॉर्शनल वर्ड हम वहां यूज करते हैं, वहां इस्तेमाल करते हैं जब चीजें ट्विस्ट करती हैं, ऐसे किसी एंगल से रोटेट करती हैं, वहां हम टॉर्शनल कांस्टेंट की बात करते हैं। तो आप बोलोगे k इंटू फाई किसके इक्वल हो जाएगा, BINAK। सो ये हमारी इक्वेशन आपको याद रखनी है। इसी फाई को आप बोलते हो जिस एंगल से आप ट्विस्ट कर रहे हो, या फिर आप लिख सकते हो बिना डिवाइडेड बाई k, ये हमारा फाई है। इसी को आप डिफ्लेक्शन भी कहते हो, इसी को आप क्या कहते हो, डिफ्लेक्शन। कितना एंगल आप घूम रहे हो, इसी को आप डिफ्लेक्शन, अगर क्वेश्चन में आएगा तो डिफ्लेक्शन नाम से बोलेगा कि कितना निडल में डिफ्लेक्शन आया, कितना निडल कितने एंगल से घूम रहा है, तो ये हमारा डिफ्लेक्शन है। तो यहां डिफ्लेक्शन किस किस पे डिपेंड कर रहा है, अगर आप ध्यान से देखोगे आप कहोगे सर डिफ्लेक्शन करंट पे डिपेंड कर रहा है। ओके, तो वही तो होता है ना बेटा, गैल्वेनोमीटर में आप जितना करंट दोगे उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन आएगा, करंट कम करोगे डिफ्लेक्शन कम हो जाना चाहिए। तो डिफ्लेक्शन प्रोपोर्शनल है करंट के, करंट डबल डिफ्लेक्शन डबल, करंट को 3 गुना कर दो तो डिफ्लेक्शन कितना, 3 गुना हो जाएगा, 3 टाइम्स करंट 3 टाइम्स डिफ्लेक्शन। और किस पे डिपेंड कर रहा है, आप देख सकते हो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ टर्न्स पे। डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, एरिया पे। डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड पे। अब आपको समझ में आ रहा है डिफ्लेक्शन मैग्नेटिक फील्ड पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए हम लोगों ने कैसी मैग्नेटिक फील्ड चूज करी है, कुछ सिलेंड्रिकल शेप की मैग्नेट्स को चूज किया ताकि हाई मैग्नेटिक फील्ड हो, ठीक है ना, हाई मैग्नेटिक फील्ड के लिए ऐसा हमने किया है। और ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, टॉर्शनल कांस्टेंट के, यानी कि जितना ज्यादा टॉर्शनल कांस्टेंट होगा उतना कम डिफ्लेक्शन होगा। अगर स्प्रिंग बहुत टाइट है, वो आराम से घूम नहीं रहा है, तो डिफ्लेक्शन ज्यादा नहीं आएगा। अगर स्प्रिंग हल्का फुल्का सा है तो बहुत ज्यादा डिफ्लेक्शन आ जाएगा थोड़े से भी करंट से, ठीक है ना। सो यहां आप लोगों को ये सारी बातें समझ में आ गई। ये है आपका मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर का पूरा सेटअप, जहां से अगर आप एग्जाम की बात करो तो आपको कौन सी 2 इंपॉर्टेंट इक्वेशन याद रखनी चाहिए, एक तो ये वाला और एक ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा डिफ्लेक्शन किन किन चीजों पर डिपेंड करता है हमें ये देखना है, ठीक है। अब एक चीज समझना ध्यान से, अब जो हमारा गैल्वेनोमीटर है, हम कहते हैं ये सेंसिटिव डिवाइस होता है। इसकी सेंसिटिविटी का क्या मतलब है, गैल्वेनोमीटर की सेंसिटिविटी क्या होता है, दांतों में हो जाती है ना सेंसिटिविटी, क्या कहते हैं, जब आप थोड़ा सा ठंडा लगाते हो एकदम दांत को फील होता है, गर्म लगाते हो तो होता है। कईयों के दांत सेंसिटिव होते हैं, कईयों के नहीं। यहां सर्किट में सेंसिटिविटी का क्या मतलब है कि सर्किट में थोड़ा सा भी करंट को बढ़ाया या घटाया जाए तो आपका डिफ्लेक्शन नजर आए। ऐसा हो सकता है आप करंट बढ़ाओ और डिफ्लेक्शन आए ही ना, तो आप उसको कहोगे अच्छा नहीं है, इसकी सेंसिटिविटी कम है। अच्छा सेंसिटिव डिवाइस कौन सा है, जो जरा से भी करंट के चेंज को, आप जरा सा भी करंट बढ़ाओ या घटाओ उसको पहचान ले। तो जो डिफ्लेक्शन दे थोड़े से करंट पे, या जो डिफ्लेक्शन दे थोड़ी सी भी वोल्टेज पे, वो इसकी सेंसिटिविटी कहलाएगी। यानी कि अब सेंसिटिविटी अगर आपको निकालनी है, अगर आपको मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर निकालनी है, इसकी 2 सेंसिटिविटी आपको पढ़ाई जाएंगी। पहली आपको पढ़ाई जाएगी करंट सेंसिटिविटी। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना है क्या, करंट
सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का क्या मतलब है? अभी आपने डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला देखा, कितना डिफ्लेक्शन आया आप लोगों का, बोलो कितने एंगल से वो घूमा था? आपने देखा था ये घूमा था BINA डिवाइडेड बाय K, इस एंगल से घूमा था ना, है ना? तो करंट सेंसिटिविटी का मतलब है क्या डिफ्लेक्शन आ रहा है पर यूनिट करंट। जो डिफ्लेक्शन हमें मिले पर यूनिट करंट, जो भी हमें डिफ्लेक्शन मिलता है पर यूनिट करंट, कि आप थोड़ा सा भी करंट बढ़ाओ तो जो आपको डिफ्लेक्शन मिलेगा उसी को हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। ठीक है ना, उसी को हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। आया समझ में अच्छी तरीके से? ठीक है, तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, इसी को हम बोलेंगे करंट सेंसिटिविटी। ठीक है, सो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिफ्लेक्शन जो है इसको करंट से डिवाइड कर देंगे, यहां से आ जाएगा BNA डिवाइडेड बाई K। तो ये डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट हो गया बेटा, ये हो गया मेरा डिफ्लेक्शन, ये हो गया मेरा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। ठीक है ना? आज अगर मेरी आवाज ज्यादा तेज ना आ रही हो हर रोज की तरह तो माफ करना बच्चों, थोड़ा गला बैठा हुआ है, अच्छा खासा बैठा है, थोड़ा भी नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए मैं आराम से बोल रहा हूं कि परमानेंट बंद ना हो जाए। ठीक है तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट आज वो इसके साथ कर लेना। ठीक है, ओके। सो अगर आप ध्यान से देखो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, ये क्या हो गया BNA डिवाइडेड बाई K, कि कितना डिफ्लेक्शन आपके करंट के साथ आ रहा है। आप करंट बदलो कितना डिफ्लेक्शन आ जाएगा, इसी को करंट सेंसिटिविटी कहते हैं। किन किन पे डिपेंड कर रही है? मैग्नेटिक फील्ड, नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया पे और K पे। ठीक है ना? अगर आप करंट सेंसिटिविटी को बढ़ाना चाहते हो, आप चाहते हो आपका डिवाइस बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो, कि आप जरा सा भी करंट बदलो और आपकी निडल पकड़ ले, अरे करंट बदल गया। अगर आप चाहते हो ऐसा तो आप क्या कर सकते हो? आप बोलोगे सर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो तो करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने के लिए आप मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा सकते हो, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा सकते हो, एरिया को बढ़ा सकते हो, या फिर K को बढ़ा सकते हो। इनमें से कोई चीजें बढ़ा सकते हो तो आपकी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। तो आप बोलोगे कि सर मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ा दो अगर आपको बढ़ानी है, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो और एरिया को बढ़ा दो और K को कम कर दो, है ना? अगर आपको सेंसिटिविटी चाहिए, हाई सेंसिटिव चाहिए, आप कहोगे मुझे सेंसिटिविटी बढ़ानी है। आया समझ में? तो ये सब चीजें आप कर सकते हो ना, सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए, सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए ये सब कर सकते हो। पर इनमें से सबसे बढ़िया तरीका क्या है सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए? क्या मैं मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाऊं? तो आप कहोगे सर मैग्नेटिक फील्ड तो आप पहले से ही बहुत स्ट्रॉन्ग यूज कर रहे हो, आप सिलेंड्रिकल मैग्नेट यूज कर रहे हो ताकि आपकी सेंसिटिविटी हाई रहे, तो सर इसको और बढ़ाने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता। अच्छा, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो तो अच्छा आइडिया है। पहले अगर आपने 50 टर्न्स बनाए थे उस पर, तो अब कितने कर दो, 100, 200, 300, तो सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। अब वो जरा सा भी करंट होगा ना माइक्रो एम्पेयर में, मिली एम्पेयर में, उसको भी डिटेक्ट कर लेगा। अच्छा, तो इसका मतलब सबसे बढ़िया जो तरीका है अभी तक वो क्या है कि आप क्या बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स। अगर सेंसिटिविटी बढ़ानी है तो क्या बढ़ा दो, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो। फिर आप कहोगे सर एरिया नहीं बढ़ा सकते? देखो अगर मैं एरिया बढ़ा दूंगा ना, क्या होगा उससे, मेरी जो कॉइल है बहुत हैवी हो जाएगी, भारी हो जाएगी, और मैं नहीं चाहता बहुत ज्यादा भारी कॉइल बने। इसलिए आप बढ़ा सकते हो एरिया, पर ये अच्छा आइडिया नहीं है। अच्छा आइडिया है नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना, एरिया को नहीं। एरिया को बढ़ाना अच्छा आइडिया नहीं है, और क्योंकि एरिया को बढ़ाने से जहां फील्ड कॉन्सेंट्रेटेड थी वहां रहेगी नहीं। तो इसका मतलब है हम एक काम करें, सबसे बढ़िया तरीका आपसे पूछे, बढ़ इन सभी से सकती है करंट सेंसिटिविटी, पर सबसे अच्छा मेथड है ये। फिर आप कहोगे सर K को कम करने से भी तो बढ़ सकती है। तो मैंने बोला अगर आपने टोर्शनल कांस्टेंट बहुत कम कर दिया ना, तो स्प्रिंग बहुत लूज लोगे ना तो वो टूट जाएगा, वो फिर बहुत डेलिकेट हो जाएगा। अगर K बहुत ज्यादा लूज है तो अच्छा डिवाइस नहीं है, उसमें उसके टूटने के चांसेस रहते हैं, वो ब्रेक हो सकता है ना? यानी कि ये भी एक अच्छा आइडिया नहीं है। आप कर सकते हो पर दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। बेस्ट तरीका क्या है, आप नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ा दो तो आपकी करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी। ठीक है ना? समझ में आ गया अच्छी तरीके से? और इसी के साथ साथ एक चीज और आप लोगों से कभी कभी पूछ ली जाती है, फिगर, मतलब मेरिट ऑफ फिगर या फिगर ऑफ मेरिट करके आप लोगों से पूछा जाता है। ये मैं सवाल के बाद बताऊंगा, जब मैं सवाल कराऊंगा ना तो यहां मेरिट फिगर बताऊंगा या फिगर मेरिट आपको बताऊंगा सवाल के थ्रू, अभी नहीं बताऊंगा। ठीक है ना? तो अभी इसको याद रखना, अभी इस पे सवाल आएगा ना फिर आपको समझ में आएगा ये क्या है, वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी आपको सेंसिटिविटी पढ़ाया है, इसको अच्छे से याद रखो, ये करंट सेंसिटिविटी है। अब आप बोलोगे सर वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? अगर करंट सेंसिटिविटी ये है तो दूसरी सेंसिटिविटी कौन सी है, बोलो? वोल्टेज। दूसरी सेंसिटिविटी कौन सी है? वोल्टेज सेंसिटिविटी। तो आप बोलोगे सर वोल्टेज सेंसिटिविटी बताओ, वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है? ठीक है, अब वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या है भाई? आपने बोला डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय करंट, तो आप बोलोगे सर डिफ्लेक्शन डिवाइडेड बाय वोल्टेज ही वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना?
हाँ बिल्कुल वही है। तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होगा, डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज। पर आएगा कैसे वोल्टेज, अगर आप पहले पूरा लिखो जो लिखा हुआ था, आप लिखो BINA डिवाइडेड बाई क्या लिखो K, यहां तक तो आपने लिखा ही था। और आपको ओम्स लॉ पता है, आप जानते हो V इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं IR, और I को हम क्या लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय R। I को हम क्या लिख सकते हैं V डिवाइडेड बाय R, बस। तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से आप यही करो, यहाँ I को क्या लिख दो BVNA डिवाइडेड बाय R। R का मतलब है रेजिस्टेंस और K का मतलब क्या है बोलो, K का मतलब क्या है आपका कांस्टेंट, जो हमने बोला था टॉर्शनल कांस्टेंट। तो R हमारा रेजिस्टेंस है, यहाँ जो R लिखा है हमने ये अपना रेजिस्टेंस हो जाएगा। ये किसका रेजिस्टेंस है, कॉइल का, रेजिस्टेंस ऑफ कॉइल, कॉइल का रेजिस्टेंस। तो आप कहोगे सर यहां से डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, क्या यही मेरी वोल्टेज सेंसिटिविटी कहलाएगी, है ना। इसके लिए मैं सिंबल बना देता हूं, इसको सिग्मा V लिख देता हूं। और करंट सेंसिटिविटी के लिए मैं क्या कौन सा सिंबल यूज कर सकता हूं, इसको मैं लिख देता हूं सिग्मा I। करंट सेंसिटिविटी को इससे लिख देता हूं, इसको वोल्टेज सेंसिटिविटी कह देता हूं। ठीक है, आपकी मर्जी, आप सिंबल कोई भी यूज कर सकते हो भाई, इस पर कोई कॉपीराइट नहीं है किसी का, सिंबल पे कोई भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये आ जाएगी आपकी BNA डिवाइडेड बाई K और R। अगर आप ध्यान से देखोगे ये आ जाएगी BNA डिवाइडेड बाई K इंटू R। तो अगर आप कंपेयर करो, अगर आप वोल्टेज सेंसिटिविटी को देखो तो ये बिल्कुल करंट सेंसिटिविटी जैसा है, बस नीचे क्या आ गया आपका रेजिस्टेंस आ गया, नीचे क्या आ गया रेजिस्टेंस। तो आपका एक रिलेशन आ गया दोनों के बीच में, है ना। अच्छा खासा एक रिलेशन आपको मिल गया। अच्छा ठीक है, मतलब वोल्टेज सेंसिटिविटी करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस है, और करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी मल्टीप्लाई बाय रेजिस्टेंस है। भाई आया समझ में अच्छे से, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, ये आप कर सकते हो, है ना। चलो अगर अब हम बात करें, ठीक है ये हमने समझ लिया सर, हमें कोई दिक्कत नहीं है। अब कभी आपके दिमाग में आए कि सर वोल्टेज सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए भी क्या नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना चाहिए, है ना। यही तो आएगा सर, जैसे करंट सेंसिटिविटी बढ़ाया था तो नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाया था, ये अच्छा तरीका था करंट सेंसिटिविटी बढ़ाने का। क्या वोल्टेज सेंसिटिविटी के लिए भी नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाना चाहिए, तो मेरा आंसर है नहीं। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो रेजिस्टेंस होता है किस पे प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। रेजिस्टेंस किसके प्रोपोर्शनल होता है, लेंथ के। तो अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे तो आप लेंथ भी तो बढ़ाओगे ना वायर का। आपने एक टर्न लिया तो उसमें कुछ मान लो 10 सेंटीमीटर वायर लगा, 2 टर्न्स में 20 सेंटीमीटर लगेगा, 3 में 30, है ना। तो 10, 20, 30 सेंटीमीटर्स में लेंथ भी तो बढ़ेगा। अगर आप नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे लेंथ बढ़ेगा, मतलब रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। यानी कि अगर आप यहां n को डबल कर दोगे ना तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा, तो ये आपकी सेंसिटिविटी चेंज नहीं होगी। यानी कि अगर आपसे कभी कोई क्वेश्चन आ जाए, अगर आप क्या करो नंबर ऑफ टर्न्स को डबल कर दो, ट्वाइस कर दो, या फिर 3 टाइम्स कर दो, कुछ भी कर दो, तो वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या डबल हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। देखने में तो लग रहा हो जाएगी, देखने में तो लग रहा है ये एन पे डिपेंड कर रही है, पर अगर ये डबल होगी तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगा। अगर ये 3 गुना होगी तो रेजिस्टेंस भी 3 टाइम्स हो जाएगा, यानी कि ये फिक्स रहेगी। तो अगर आप n को इतना कर दोगे तो आपका जो रेजिस्टेंस है R डैश वो भी कितना हो जाएगा, 3 टाइम्स R। यानी कि जो आपका 5e है वो कैसा रहेगा, सेम रहेगा। जो भी आपका 5 डिवाइडेड बाई v था, सॉरी, जो आपका आपकी जो सेंसिटिविटी है डिफ्लेक्शन पर यूनिट वोल्टेज, ये कैसी रहेगी आपकी, सेम रहेगी। ये कैसी रहेगी आपकी, फिक्स्ड रहेगी, ये फिक्स्ड होगी एकदम। आया समझ में अच्छी तरीके से, ये कैसी रहेगी बोलो, एकदम फिक्स रहेगी सर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। पर करंट सेंसिटिविटी बढ़ जाएगी और वोल्टेज सेंसिटिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो नंबर ऑफ टर्न्स से ये क्या है, इंडिपेंडेंट है। इसको लिख लोगे ना, ये इंडिपेंडेंट है नंबर ऑफ टर्न्स से, ये उस पर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, और क्या है जरा एक क्वेश्चन पे आते हैं। देखो यहाँ क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर हैज n नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल इफेक्टिव एरिया A, इट कैरीज अ करंट I, द मैग्नेटिक फील्ड इज रेडियल, जैसा कि हम लेते हैं, द टॉर्क एक्टिंग ऑन द कॉइल इज। अब आप इसका तो बस टॉर्क का फॉर्मूला लिखना है, अब आप जानते हो, अभी हमने लिखा था ना, टॉर्क का फॉर्मूला क्या था, याद है। टॉर्क का फॉर्मूला कौन सा वाला, NIAB, या फिर आप लिख सकते हो BINA, जिसको भी जहां मर्जी लिखो। तो ये हमारा टॉर्क लगता था जब रेडियल फील्ड होती थी, यानी कि यहां जो मैग्नेटिक मोमेंट और B के बीच में एंगल है वो कैसा है, वो कैसा ले रहे हैं हम, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, मतलब 90 डिग्री ले रहे हैं। ठीक है ना। तो रेडियल मैग्नेटिक फील्ड दिया है इसलिए हम लिख सकते हैं, तो यहां कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, NABI। ठीक है ना, यहां से कौन सा बन जाएगा, ये वही है बिना, है ना, NABI, उसने ऐसे लिख दिया। ठीक है,
तो ये हो जाएगा ना क्वेश्चन। देखो बहुत सिंपल सवाल था, ये तो आसान वाला सवाल था, ये आपने कर लिया होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो फिगर ऑफ मेरिट पूछ रहा है, ये सवाल अब हम करेंगे। फिगर ऑफ मेरिट सर ने नहीं बताया था तब, अब सवाल के थ्रू बताएंगे फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब है, अभी तक आपने सेंसिटिविटी ये पढ़ा था कि कितना डिफ्लेक्शन आता है पर यूनिट करंट। अब आप लोगों को ये बताना है कि एक डिफ्लेक्शन के लिए, एक मतलब आप समझ रहे हो जैसे गैल्वेनोमीटर होता है तो उसमें आपने ऐसा देखा होगा, उसमें ऐसे बहुत सारे मार्क्स बने होते हैं, है ना। तो ये आपकी निडल है, तो निडल एक यूनिट का डिफ्लेक्शन दिखाए, निडल एक यूनिट शिफ्ट हो जाए, उसके लिए जितना करंट चाहिए, करंट रिक्वायर्ड फॉर 1 यूनिट डिफ्लेक्शन ऑन गैल्वेनोमीटर, है ना। करंट जो चाहिए आपको, फिगर ऑफ मेरिट का मतलब क्या है बोलो, करंट फॉर अ यूनिट डिफ्लेक्शन। यूनिट डिफ्लेक्शन का क्या मतलब है कि भाई आपके पास जो गैल्वेनोमीटर है उसमें बहुत सारे ऐसे ग्रुप्स बने होंगे। गैल्वेनोमीटर में आपके यहाँ मार्कर लगे होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे बहुत सारे, तो ऐसे ऐसे नीडल आगे जा रही होगी। तो आपको ये एक यूनिट का जो डिफ्लेक्शन है, दिस इज अ सिंगल यूनिट, एक यूनिट का जो डिफ्लेक्शन है, ये डिफ्लेक्शन लेने के लिए कितना करंट लगेगा वो आप लोगों से पूछ रहा है। आपका देखो यूनिट भी क्या है, करंट पर डिवीजन, है ना। यूनिट को आप यहां डिवीजन भी लिख सकते हो, करंट पर डिवीजन, कितना करंट देना पड़ेगा एक डिवीजन के लिए, वो आपका फिगर ऑफ मेरिट है। तो अगर सवाल को ध्यान से देखिए, उसने बोला एक रेजिस्टेंस है 900 ओम का, है ना। उसने बोला है एक रेजिस्टेंस आपके पास दिया गया है, ये कितना है आपका 900 ओम का। और इसी के साथ अगर हम ध्यान से देखें, हमारे पास एक गैल्वेनोमीटर है, इसी के साथ अगर हम ध्यान से देखें, इज कनेक्टेड इन सीरीज विद अ गैल्वेनोमीटर ऑफ रेजिस्टेंस 100 ओम। गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो अपना कितना है 100 ओम का। अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट प्रोड्यूसेस 100 डिवीजन डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर। यानी कि वो क्या कह रहा है, अगर हम ध्यान से देखें, अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस की बात करें, वो कितना कितना बोल रहा है बोलो, कितना बोल रहा है वो 1 वोल्ट का, है ना। तो अगर वो बोले ध्यान से कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस दे कितने का बोलो 1 वोल्ट का, तो गैल्वेनोमीटर में कितना डिफ्लेक्शन आता है अगर आप ध्यान से देखोगे, 1 वोल्ट प्रोड्यूसेस 100 डिवीजन डिफ्लेक्शन। तो आपके गैल्वेनोमीटर में, इसका मतलब है कितने डिवीजन है आपके गैल्वेनोमीटर में, ऐसे कितने डिवीजन आप समझ गए, कितने डिवीजन है यहां से लेके यहां तक 100 डिवीजन है। तो 100 डिवीजन डिफ्लेक्शन आता है 1 वोल्ट से, 1 वोल्ट पर आपका टोटल 1 वोल्ट है ना। तो आप बोलोगे अच्छा ये निडल यहां तक चली जाती है, 0 से लेके 100 तक चली जाती है, कितने पे, जब आप 1 वोल्ट देते हो टोटल इसको। तो आपसे पूछ रहा है कि अब कितना फिगर ऑफ मेरिट होगा, यानी कि गैल्वेनोमीटर का सिर्फ एक यूनिट डिफ्लेक्शन चाहिए तो उसके लिए कितना करंट चाहिए। बहुत आसान है, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप एक काम करो, आप इस सर्किट में पहले करंट निकाल लो, देखो कितना करंट आ जाएगा। गैल्वेनोमीटर का ये 100 ओम है ना, रेजिस्टेंस 100 ओम है, तो आप सबसे पहले टोटल रेजिस्टेंस निकाल लो। तो आप कहोगे सर ये हो जाएगा 900 प्लस 100, यानी कि कितना हो जाएगा आपका 1000 ओम। तो अपना टोटल रेजिस्टेंस 1000 ओम हो गया। तो अगर आप करंट की बात करोगे तो वो आ जाएगा V डिवाइडेड बाय जो भी अपना टोटल है, तो आप बोलोगे 1 डिवाइडेड बाय 1000, ठीक है ना। मतलब 10⁻³ एम्पियर। अगर हम ध्यान से देखेंगे ये अपना करंट हो जाएगा, 1 इंटू ये कितना हो जाएगा 1/1000, यानी कि 10⁻³ एम्पियर। तो इतना करंट अब देखो यहां से जा रहा होगा, इतना ही करंट कितना जा रहा होगा 10⁻³ एम्पियर, यानी कि इतने करंट की वजह से 100 डिवीजन मिला है। यानी कि आपको ये समझ में आ गया, क्योंकि सीरीज में तो करंट सेम जाता है ना। तो आप बोलोगे अच्छा यहां से इसका मतलब है 10⁻³ एम्पियर हमें कितने डिवीजन दे रहे हैं, 100 डिवीजन। आप ऐसे भी लिख सकते हो 100 डिवीजन है हमारे, 1 सेकेंड, यहां से आप लिख सकते हो 100 डिवीजन आपको कब मिल रहे हैं बोलो, 10⁻³ एम्पियर करंट से मिल रहे हैं। तो एक डिवीजन के लिए कितना चाहिए होगा, तो आप लिखोगे 1 डिवीजन इज इक्वल्स टू 10⁻³ एम्पियर डिवाइडेड बाय 100, है ना। 10⁻³ डिवाइडेड बाय 100 कितना आ जाएगा अगर आप ध्यान से देखोगे 10⁻⁵ एम्पियर। तो एक डिवीजन के लिए आपको इतना करंट चाहिए, तो इसका आंसर आ जाएगा 10⁻⁵ एम्पियर पर डिवीजन। ठीक है, रिकैप करें एक बार, दोबारा से देखें क्या था। बहुत सिंपल है बेटा, यहां आपको एक रेजिस्टेंस एक गैल्वेनोमीटर दी है और आपको पता है क्या बोल रहा है, जब टोटल वोल्टेज 1 वोल्ट होगी ना, ये वोल्टेज 1 वोल्ट गैल्वेनोमीटर की नहीं है बेटा, ये टोटल है। जब टोटल वोल्टेज इन पे 1 वोल्ट होगी ना, तो आपका गैल्वेनोमीटर 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन देगा, है ना। तो आपने एक काम किया कि चलो एक काम करते हैं, चेक कर लेते हैं कितना करंट है। तो हमने करंट निकाला, I = V/R,
तो इतना आ गया। यानी कि जब इतना करंट गैल्वेनोमीटर से जा रहा होगा तो 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन आ रहा होगा। यानी कि 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन मतलब कि कितना करंट हो गया बोलो, 100 डिवीजन का डिफ्लेक्शन मतलब 10⁻³ एम्पियर। तो एक डिवीजन के लिए कितना चाहिए होगा, 10⁻³ बस आ गया। तो यानी कि अपना जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा। सिंपल है ना, आसान है ना। फिगर ऑफ मेरिट का मतलब समझ में आ गया, कितना करंट चाहिए यूनिट डिफ्लेक्शन यानी एक डिवीजन के डिफ्लेक्शन के लिए, उसी को हम फिगर ऑफ मेरिट कहेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अब ये सवाल आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है ना, इसका जवाब आप लोगों को देना, मैं नहीं बताऊंगा। अब आपके सामने मैंने फॉर्मूला पूरा लिख दिया था, तो अब आप लोगों को इसका जवाब देना है कि ये सवाल का जवाब क्या होगा। द डिफ्लेक्शन इन अ MCG यानी कि मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज, किस पे डिपेंड करेगा, जल्दी से बोलो जल्दी से बोलो, इनमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है। डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला अब आप जानते हो, डिफ्लेक्शन के फॉर्मूले में कोई दिक्कत ही नहीं है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला आप जानते हो, अभी आपने पढ़ा है, कितना याद है, BINA डिवाइडेड बाय के, BINA डिवाइडेड बाय के, यही पढ़ा है ना अभी हम लोगों ने। तो अगर आप ध्यान से देखो डिफ्लेक्शन किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टॉर्शनल कांस्टेंट, नहीं इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स, हाँ ये सही है, ये आपका जो फाई है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ टर्न्स होता है, ये ठीक है। तीसरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, नहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना एरिया के। चौथा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग, नहीं जी ये तो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि यहां से अगर हम ध्यान से देखें तो सिर्फ एक ही स्टेटमेंट ठीक है, वो कौन सी स्टेटमेंट ठीक है, या ये वाली स्टेटमेंट ठीक है भाई, कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ टर्न्स के, जो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होंगे उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, क्या होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सिंपल है ना। समझ में आ गया अच्छे तरीके से, क्लियर है ये। ओके तो इसका आंसर आ गया सेकंड। द कॉइल ऑफ अ गैल्वेनोमीटर कंसिस्ट ऑफ 100 टर्न्स एंड इफेक्टिव एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो यहां ना सबसे पहले मैं वो चीजें लिख दूं जो दिया हुआ है, यहां आपको एरिया दे रखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, सबसे पहले इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो, जैसे ये दिया है इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट कर लो। तो आप लिख सकते हो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है सर, इसको हम लिख सकते हैं 1 × 10⁻⁻⁴ मीटर स्क्वायर। ये कन्वर्जन तो कर लोगे ना, आप जानते हो ना 1 सेंटीमीटर में 1/100 यानी कि 10⁻⁻² मीटर होता है ना, होता है ना, ठीक है। तो वही चीज को इसका स्क्वायर कर दिया बेटा, ये एरिया आ गया। नंबर ऑफ टर्न्स भी आपको दे दिए, कोई बात नहीं, नंबर ऑफ टर्न्स भी दे दिए हमें, 100 टर्न्स दे दिए। चलो इफेक्टिव एरिया, टर्न्स दे दिए, द रिस्टोरिंग कपल, ये हमें के की वैल्यू दे दी है ना, के की वैल्यू दे दी 10⁻⁻8। और क्या पूछ रहा है, चलो अब बोलो फटाफट। द मैग्नेटिक फील्ड बिटवीन द पोल इज 5 टेस्ला। करंट सेंसिटिविटी पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड आपको कितनी देती है 5 टेस्ला, और आप लोगों से क्या पूछ रहा है, करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी का फॉर्मूला याद करो, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट यानी कि BNA डिवाइडेड बाय के, BNA डिवाइडेड बाय के, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। चलो फटाफट बताओ मुझे, जल्दी से मेरी मदद करो करने में। ये आ गया 5, नंबर ऑफ टर्न्स हमारे आ गए 100, और बोलो एरिया की बात करेंगे सर 10⁻⁻⁴ आएगा, के की बात करेंगे तो ये 10⁻⁻8 आएगा। तो आप बोलोगे सर यहां से आ जाएगा 500 × 10⁻⁴ कितना आ जाएगा, इसको 8 को ऊपर ले जाओगे तो ये कितना आ जाएगा 10⁻⁴। तो आप बोलोगे सर 5 × 10⁻⁶, ये आ गया हमारा डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, जो भी आपका डिफ्लेक्शन आ रहा है पर यूनिट करंट है ना, यानी कि रेडियन पर एम्पियर भी आप लिख सकते हो। तो ये आ गया। अब अगर आप ध्यान से देखोगे इनमें से कोई ऑप्शन शायद मैच नहीं कर रहा, आप कहोगे सर कोई भी ऑप्शन मैच नहीं कर रहा, बट एक्चुअली इसको देखोगे तो ये मैच कर रहा है। यानी कि उसने क्या किया, उसने बड़ी चालाकी से यहाँ इसको 5 लिख दिया और नीचे 10⁻⁻6 लिख दिया, और ये मेरा जो डिफ्लेक्शन हो गया ये किस में आ गया, रेडियन में, और ये कितना आ गया आपका एम्पियर में। आप इसको लिख सकते हो 5 रेडियन डिवाइडेड बाय 10⁻⁻6 एम्पियर है ना, या फिर आप लिख सकते हो 5 रेडियन पर माइक्रो एम्पियर आ गया। सिंपल है ना, देख रहे हो। बट अच्छी बात क्या है कि आप लोगों को सारे जितने भी आप लोगों के ऑप्शंस हैं वो देखने पड़े इस क्वेश्चन के लिए, तो इन क्वेश्चंस के लिए तैयार रहना। कई बार सवाल हो जाता है जो बहुत आसान होता है
और हम बड़े खुश होते हैं एग्जाम में, अरे सवाल तो यार ये पढ़ा हुआ आ गया, ये तो सर ने पढ़ाया था, सर मज़ा आ गया, सर पढ़े हुए सवाल आ गए। बट होता क्या है, हम फिर भी गलत करके आते हैं क्योंकि हम ऑप्शन ढंग से नहीं पढ़ते। तो यहाँ देखो, यहाँ माइक्रो एम्पेयर था, यहाँ एम्पेयर था, एम्पेयर था, इस ऑप्शन में फिर माइक्रो एम्पेयर था, बट इसका सही आंसर ये आएगा, आप देख सकते हो, है ना। ये समझ में आया, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, ये आ गया ना समझ में सबको। आगे बढ़ रहा हूं मैं बच्चे। यार अब ये तो ये रिलेशन तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले कराया ही था, करंट सेंसिटिविटी वोल्टेज सेंसिटिविटी, इन दोनों के बीच का जो रिलेशन था अभी थोड़ी देर पहले डिराइव कराया था। भैया इसका आंसर जल्दी से कर लो, याद करो, मैंने बताया था वोल्टेज सेंसिटिविटी क्या होता है, जो भी आपकी करंट सेंसिटिविटी होता है डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, किसका, जो भी आपका गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है। तो आ गया सिंपल। तो यहां से कौन सा रिलेशन सही है, मुझे लगता है ये पहला वाला ही ठीक आ गया, सही है ना, ये तो मैंने आपको डिराइव कराया ही था ना। अब इतना सिंपल क्वेश्चन भी एग्जाम में नहीं होगा तो गड़बड़ है भाई। तो ये आंसर आ जाएगा आपका, बिल्कुल तरीके से ये सॉल्व हो जाना चाहिए, ये आंसर आ जाना चाहिए सबका, बिल्कुल मैं उम्मीद करता हूं इसका आंसर गलत नहीं करोगे आप। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। चलो इस क्वेश्चन को करो अब, अगर आप ध्यान से देखो ये सवाल क्या है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है इसमें बट आप कर सकते हो। अ रेक्टेंगुलर कॉइल ऑफ लेंथ इतना, विड्थ 0.1, हैविंग 50 टर्न्स ऑफ वायर इज सस्पेंडेड वर्टिकली in a uniform magnetic field of strength 0.2. The coil carries a current of 2 ampere if the plane of the coil is inclined at 30 degree with the direction of the magnetic field. The torque required to keep the coil in stable equilibrium. अब सवाल को थोड़ा ध्यान से पढ़ें। यहाँ हमारे पास कुछ मान लो इस तरीके की कॉइल है, बहुत देखने में बहुत आसान सवाल है और है भी, और ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है, और मैग्नेटिक फील्ड और इस प्लेन के बीच में, कॉइल के प्लेन के बीच में जो एंगल है ना बच्चे, ये अपने को 30 डिग्री दिया। यहाँ अपनी अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो ये मेरी कॉइल का प्लेन है, प्लेन जो होता है ना, प्लेन जानते हो ना, है ना, तो ये प्लेन है हमारे कॉइल का, इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है। तो पर हम लोगों को अगर मैग्नेटिक मोमेंट चाहिए तो मुझे प्लेन के परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन होगी, यानी कि ये वाला जो एंगल होगा वो अपना होगा 60 डिग्री। तो अपने को जो यहाँ थीटा लेना है वो 60 डिग्री लेना है, 30 नहीं लेना। आप जो भी एंगल लेते हो वो मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का लेते हो बेटा, प्लेन ऑफ द कॉइल का नहीं लेते। प्लेन ऑफ द कॉइल और मैग्नेटिक मोमेंट परपेंडिकुलर होते हैं, याद है ना, है ना, आप ऐसे करके लगाते थे ना, थंब रूल करके निकालते थे ना। ओके, इसका मतलब है ये एंगल आपका 60 डिग्री हो जाएगा, बी और मैग्नेटिक मोमेंट के बीच का अगर आप एंगल देखोगे ये हो जाएगा। फिर आप लोगों को बस अब तो कुछ नहीं है, बस आप लोगों को यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला याद है, टॉर्क का फॉर्मूला आप लोगों ने पढ़ा है, बिना साइन थीटा, बस इतना। क्वेश्चन में सिर्फ एक ही ट्विस्ट था यहाँ कि थीटा अगर आपने 30 ले लिया तो सवाल गया हाथों से, अगर आपने 60 लिया तो सवाल अभी भी आपके हाथों में, आप आंसर सही कर लोगे। सो अब आप यहां बोलोगे सर बिल्कुल सही है, चलो अब यहां बी की वैल्यू डाल दो। बी की वैल्यू कितनी है अपने पास, 2 वेबर पर मीटर स्क्वायर, आपको मैंने बताया था ये टेस्ला ही है, तो घबराना मत, ये टेस्ला ही है ना। और करंट की अगर हम बात करेंगे, करंट कितने अपने पास, ये अपने पास है 2 एम्पेयर, यानी कि आ गया 2 एम्पेयर, यानी कि 2 लिख दूं, ये लिखने की क्या जरूरत है, 2 एम्पेयर। ठीक है, ये अपना करंट आ गया। और बोलो नंबर ऑफ टर्न्स, नंबर ऑफ टर्न्स को देखो जरा, नंबर ऑफ टर्न्स, आजा भाई, ये बस पेन भी गायब हो जाता है, अरे ये आ गया। चलो नंबर ऑफ टर्न्स की अगर बात करो, नंबर ऑफ टर्न्स कितने आ गए, 50 आ गए। और फिर एरिया की बात करो, एरिया कितना आएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना, तो ये आ जाएगा 0.12 इंटू 0.1, तो ये आ जाएगा 0.12 इंटू 0.1, और लास्ट में साइन 60 डिग्री, इसको अपने को भूलने का नहीं है। ठीक है ना, तो बस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल है। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन जरूर आप लोगों के सामने नजर आएगी, यहां से ये आ जाएगा आपका 100, है ना, 50 इंटू 200, ये 0.2 है, इसको ऐसे ही लिखे रहने देता हूँ 0.2 को, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो यहां से कितना आ जाएगा, ये 12 की पावर -2, ये 1 की पावर -1, आप इसको 12 इंटू 10 टू द पावर -3 लिख सकते हो, और यहां से लिख सकते हो √3 डिवाइडेड बाई 2, इसको लिख सकते हो √3 डिवाइडेड बाई 2। अब बस सिर्फ कैलकुलेशन है, आप 2 को इससे काट दो, ये आ जाएगा 0.1, तो 12 को आपको मल्टीप्लाई करना है √3 से, और फिर इसको मल्टीप्लाई करके इसका आंसर निकालना है ना। √3 की वैल्यू आपको पता है, √3 आप जानते हो 1.732, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर आपका आंसर आ जाएगा। आपका आंसर अप्रॉक्सीमेटली ये आएगा, अगर आपको मैं बता दूं, मैंने चेक किया था पहले सॉल्व करके यही आ रहा था, सो आप इसको एक बार थोड़ी सी कैलकुलेशन करोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 0.20 कुछ आएगा, 203 202 के आसपास कुछ आएगा, पर अगर आप देखोगे तो यही आपका फाइनल आंसर आएगा। सो ये क्वेश्चन सिंपल है, और मैंने आपको बताया हर क्वेश्चन में बस एक छोटा सा झोल होता है। नीट में सवाल ज्यादा मुश्किल नहीं आता, नीट में सिर्फ बेसिक्स को चेक करने के लिए आता है, और इस सवाल का जो बेसिक था वो ये था कि आपको क्या टॉर्क का फॉर्मूला पता है, दूसरी चीज क्या आप लोगों को ये पता है एंगल थीटा कौन सा होता है यहाँ बिना साइन थीटा में,
सिर्फ इसको वो चेक करना चाहेगा और कुछ नहीं पूछना चाहता था। अगर आपने ये सही लिख दिया तो जवाब सही जाएगा। आई थिंक ये क्वेश्चन अब आप लोगों का हो गया होगा, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका आंसर 0.12 नहीं 0.20 आ रहा था। एक बार सब चेक करना कैलकुलेट करके, मैं भी एक बार देख लूंगा। जहां तक मुझे याद आ रहा है 0.20 आ रहा था। इसमें वैसे फर्स्ट ऑप्शन दिखा रहा है बट मेरे हिसाब से यही था। ठीक है ना, आप भी एक बार चेक करना। ओके, अगले सवाल पे चलते हैं अब। ठीक है, अब जितने भी मैंने आज गैल्वेनोमीटर वगैरह वाले बताए थे, काफी सवाल हमने कर लिए। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड पे आते हैं कि हमने इससे पहले क्या पढ़ा था, उससे रिलेटेड ये सवाल है। सवाल को अगर ध्यान से देखोगे, क्वेश्चन को देखोगे, तो यहाँ क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल कंडक्टर्स AOB and COD are placed at right angles to each other with one above another such that O is their common point for the two. The wire I1 I2 carries current respectively. I1 I2 करंट दोनों में है। Point P is lying at a distance D from O along a direction perpendicular to the plane. The magnetic field at P. यानी कि वो पता है क्या बोल रहा है, दो वायर जो आप ले रहे हो ना, मान लो एक तार ये है, एक तार ये है, ऐसे ले रहे हो, और जो पॉइंट ले रहे हो वो इनसे यहां ले रहे हो, इस डिस्टेंस पे या पीछे की तरफ। मतलब आप ऐसे भी रख सकते हो दोनों तारों को परपेंडिकुलर, और यहां कोई पॉइंट कंसीडर कर लो। यानी कि मैं ऐसे बना सकता हूं, एक आपकी वायर ऐसे जा रही है, मान लेते हैं इसमें करंट I1 जा रहा है, और दूसरी वायर हमारी ऐसी जा रही है, ये दोनों परपेंडिकुलर है, और इसमें करंट कितना जा रहा है I2, और यहां ऊपर कहीं पूछ रहा है ना। ये दोनों एक दूसरे के ये मत कहना सर लग नहीं रही, अरे मेरा मतलब है एक वायर ऐसे है और एक वायर ऐसे है, तो वो दिखाने के लिए, आउट ऑफ द पेज दिखाने के लिए थोड़ी तिरछी बनाई है। तो आप कहोगे सर हाँ सर यहाँ कहीं होना चाहिए, है ना। यहाँ आपको क्या निकालनी है, मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है। और कितने डिस्टेंस पे आपको ये पॉइंट दे रखा है, D, यानी कि दोनों वायर से ये दूरी कितनी होगी, D। तो आप देख सकते हो, अगर आप यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे हो, अगर आप नीचे वाली वायर की बात करोगे, इससे मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज आएगी, है ना। आप करके देखो, इससे मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आएगी, आउट ऑफ द पेज आएगी, यानी कि ऐसे आएगी आउट ऑफ द पेज। कितनी आएगी मैग्नेटिक फील्ड, इसकी मैग्नेटिक फील्ड लिख लेता हूं, B1 वेक्टर अगर आप देखोगे वो आउट ऑफ द पेज होगा, और वो कितना होगा, μ0 I1 डिवाइडेड बाय 2 पाई D। इनफाइनाइट वायर है ना, तो ये आ जाएगा μ0 I1 डिवाइड बाय 2 पाई D। ठीक है, उसी तरीके से अगर आप ध्यान से देखोगे, दूसरी वाली वायर, मान लो इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो अगर आप इससे मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे तो राइट साइड आएगी, यानी कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड B2 इधर होगी और B1 आउट ऑफ द पेज होगी। तो आप बोलोगे सर ये जो B2 वेक्टर है, और ये अगर हम ध्यान से देखेंगे, ये हो जाएगा μ0 I2 डिवाइडेड बाय 2 पाई D। अब क्या है, दोनों मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, एक फील्ड आउट ऑफ द पेज है, एक इधर है ना, ऐसे हो गई ना, एक फील्ड आपकी तरफ है, एक इधर है। कितना एंगल हो गया दोनों में, 90 डिग्री। तो ऐसे में अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से रिजल्टेंट निकालोगे दोनों का, तो यहां से वो आ जाएगा, अगर हम देखें तो B1 वेक्टर प्लस B2 वेक्टर, अगर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है तो जो इसका रिजल्टेंट आएगा वो आएगा रूट ओवर B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा। अगर आप यहां से कॉमन लोगे, देखो μ0 बाय 2 पाई D तो कॉमन ही है, उसको तो बाहर निकाल लो, μ0 डिवाइडेड बाय 2 पाई D तो कॉमन ही है। तो यहाँ रूट में कितना आ जाएगा, जो भी आपका करंट है, I1 स्क्वायर प्लस I2 स्क्वायर हो गया। यहाँ कैपिटल I दे रखा है, बस मैंने स्मॉल I ले लिया। तो आप बोलोगे सर ये वाला आंसर आ जाएगा, है ना। ये वाला या नीचे वाला, ये वाला या नीचे वाला, नीचे वाला आएगा सर, ये वाला नहीं आएगा, नीचे वाला आएगा जिसमें रूट लगा है जिसमें रूट लगा है, यानी कि ये चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल सही आंसर है। तो इसका जो आंसर आएगा, फाइनल आंसर आएगा, वो फोर्थ ऑप्शन आएगा। तो हम इसको लगा देते हैं, जो इसका आंसर है वो थर्ड नहीं, वो कौन सा ऑप्शन होगा, 4 होगा, मतलब रूट भी लगाना है। ठीक है ना। अब जल्दबाजी में थर्ड लगा दिया तो गड़बड़ हो जाएगी, इसका आंसर क्या आ जाएगा, फोर्थ ऑप्शन, क्योंकि यहाँ पे रूट भी होना जरूरी है। ठीक है, बात समझ में आ रही है अच्छी तरीके से, बिल्कुल सरल है भैया, कॉन्फिडेंस रखो, ये सवाल बन जाएगा अगर आप एग्जाम में जाओगे, कोई घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, कर सकते हो तुम लोग। ठीक है ना, चले आगे बढ़े, आगे चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सवाल देख के, मजेदार सवाल है, देखो मजा आएगा आप लोगों को भी करने में, इंटरेस्टिंग है। क्या कह रहे हैं जरा क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से पढ़ेंगे। When a proton is released from rest in a room, it starts with an acceleration a0 towards west। देखो पहले डायरेक्शन बना लेते हैं, ये मेरी ईस्ट, ये मेरी वेस्ट, ये मेरी नॉर्थ और ये मेरी साउथ डायरेक्शन। ठीक है, उसने बोला एक प्रोटॉन है, अगर आप यहां रखते हो ना रेस्ट पे, तो एकदम से वो कहां चला जाता है, बोलो कौन सी डायरेक्शन में चला जाता है, क्या बोल रहे हैं, इट स्टार्ट्स विद एन इनिशियल एक्सेलरेशन a0 टुवर्ड्स वेस्ट। आप कहोगे अच्छा यहां की तरफ एक्सेलरेट कर जाता है, ये वेस्ट की तरफ, है ना, कहां की तरफ कर जाता है, वेस्ट की तरफ। कितना एक्सेलरेशन आ जाता है, a0 आ जाता है ना। तो आप कहोगे सर मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, इनमें से सिर्फ एक ही फील्ड है
जो रुके हुए चार्ज को मोशन दे सकती है। अब आप बताओ कौन सी? मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड, जो चार्ज रेस्ट पे है उस पे फोर्स कौन सी फील्ड लगाती है, मैग्नेटिक या इलेक्ट्रिक फील्ड? हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड ही फोर्स लगा सकती है। मैग्नेटिक फोर्स कभी भी रेस्ट चार्ज पे नहीं लगता। क्यों? अरे मैग्नेटिक फोर्स का तो फॉर्मूला ही होता है क्यू वी इंटू वी। अरे वी जीरो है तो फिर मैग्नेटिक फोर्स तो लग ही नहीं सकता, है ना? समझ में आया? आप कहोगे अच्छा ठीक है, यानी कि ये इधर जा रहा होगा किस फोर्स की वजह से? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से जा रहा होगा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा m इंटू ए नोट। m इसका मास होगा प्रोटॉन का, ए नोट एक्सेलरेशन। और कितना फोर्स लगता है किसी चार्ज पार्टिकल पे? जो भी उसका चार्ज है ना, जो भी प्रोटॉन का चार्ज होगा डिवाइडेड बाय कितना बोलो? जो भी प्रोटॉन का चार्ज होगा मल्टीप्लाई बाय, नॉट डिवाइडेड बाय, मल्टीप्लाई बाय आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फोर्स हो गया। इसको आप लिख सकते हो एम ए नोट, लिख सकते हो ना? और अगर आप ध्यान से देखोगे इसको हमने लिख दिया एम ए नोट। अगर आपसे पूछ रहा है यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो आ गई एम ए नोट बाय ई, ये हमारा प्रोटॉन है। तो इसका मतलब हमारी पहली इलेक्ट्रिक फील्ड वेस्ट डायरेक्शन में होगी, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी वेस्ट डायरेक्शन में। पॉजिटिव चार्ज है ना, ठीक है ना? ये प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन नहीं है, ये प्रोटॉन है, याद रखना। प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही होगी, ठीक है? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। तो ये पहली जो हमें लाइन दी थी, यहां से हमें पता चल गया सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये लेफ्ट साइड गया होगा, क्योंकि रेस्ट पे था। इतना एक्सेलरेशन आया तो मास इंटू एक्सेलरेशन फोर्स, तो ये आ गई इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप बात करोगे चलो सर इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपना आ गया, अब बात करो मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालें। उसके लिए उसने क्या इंफॉर्मेशन दी है? मैग्नेटिक फील्ड के लिए उसने क्या दिया? हमें कोई इंफॉर्मेशन दी है मैग्नेटिक फील्ड के लिए? उसने ये दिया है, जब हम इसको इनिशियल, अगर हम ध्यान से देखें, हम इसको कुछ इनिशियल स्पीड देते थे नॉर्थ की तरफ, तो एक्सेलरेशन 3 नॉट हो जाता था। यानी कि जब हम इसको इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी देते थे v नॉट, तो इसका एक्सेलरेशन लेफ्ट साइड हो जाता था 3a नॉट। कितना हो जाता था? 3a नॉट। यानी कि अब इलेक्ट्रिक फोर्स भी इधर है और मैग्नेटिक फोर्स भी इधर है, क्योंकि दोनों एक्सेलरेशन इधर ही है। ए नोट आया होगा इलेक्ट्रिक की वजह से, और मैग्नेट की वजह से 2a नोट आया होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? अरे जब आप इसको ऊपर की तरफ वेलोसिटी नहीं दे रहे थे तो सिर्फ a नोट था, ऊपर की तरफ वेलोसिटी v नोट दे रहे हो तो 3a नोट है। तो जब मैग्नेटिक फोर्स देखा जाए यहां लग रहा होगा लेफ्ट साइड में, तो इलेक्ट्रिक फोर्स भी तो लग ही रहा होगा। यानी कि 3a नोट में से a नोट एक्सेलरेशन तो किसका था बोलो? किसका था? इलेक्ट्रिक फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का। तो 2a नोट एक्सेलरेशन मैग्नेटिक फोर्स दे रहा होगा। यानी कि आप कहोगे अच्छा 2a नोट जो एक्सेलरेशन है ये किसकी वजह से है? ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहोगे अच्छा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, हम ये कह सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से 2a नोट एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में इसका होगा। आया समझ में अच्छी तरीके से? आ गया ना अच्छे से? हाँ, पर अब देखें ध्यान से कि वो फोर्स लग कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगी कैसे। तो अपने लेफ्ट हैंड रूल को एक बार यूज करो। अब अगर आप ध्यान से देखो, यहां थंब की डायरेक्शन आपको पता चल गई। थंब की डायरेक्शन आपको पता है, वेलोसिटी की डायरेक्शन पता है। देखो ये वाली फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी, है ना? अगर आप ध्यान से देखोगे ये वाली वेलोसिटी की डायरेक्शन बताएगी, थंब आपको इसके मोशन की डायरेक्शन बताएगा, और ये वाली फिंगर क्या बताएगी? जल्दी से बोलो। ये मैग्नेटिक फील्ड। तो आप कहोगे चलो थंब को सर हमने इधर कर दिया और वेलोसिटी को ऊपर कर दिया, है ना? वेलोसिटी को ऊपर कर दिया तो फील्ड आपकी इनटू द पेज आ गई। इसको डाउन डायरेक्शन कह रहा है, डाउन। इस डायरेक्शन को क्या बोल रहा है? डाउन, डाउन। क्योंकि देखो अगर हम ध्यान से देखेंगे, भाई मेरे इधर ईस्ट है, इधर वेस्ट है, उधर साउथ है, पीछे नॉर्थ है, तो डाउन डायरेक्शन ही तो हो गई ना। जो यहाँ इनटू द बोर्ड है एक्चुअली वो क्या हो गई? डाउनवर्ड डायरेक्शन, नीचे की तरफ आ गई है, ये डाउनवर्ड डायरेक्शन हो गई है। कौन सी डायरेक्शन हो गई है? डाउन डायरेक्शन। तो इसका मतलब है डाउन हो गई। बट उसी के साथ साथ अगर आप ध्यान से देखोगे, हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना होता है? ये मेरा एक्सेलरेशन है, इसमें क्या मल्टीप्लाई कर दूं? मास। तो क्या बन जाएगा? मास इंटू एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फोर्स, यानी कि QVB। और Q क्या है? मेरा चार्ज, और चार्ज मैं जानता हूं यहाँ कितना है? प्रोटॉन का चार्ज है। यहाँ जो चार्ज है वो मेरा EVB है, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहां से जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी वो आ जाएगी 2ma नॉट, है ना? 2ma नॉट। और अगर आप ध्यान से देखोगे E, और जो भी इसकी वेलोसिटी आपने दी थी, कितनी वेलोसिटी दी थी आपने इसको? v नॉट। कितनी वेलोसिटी दी थी? v नॉट। और इसकी जो डायरेक्शन आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी? डाउन। आया समझ में? यानी कि यहां से जो आंसर है वो कौन सा नजर आ रहा है आपको? ये वाला ma नॉट वेस्ट की तरफ, 2ma नॉट डिवाइडेड बाय EV नॉट डाउन की तरफ। यानी कि ये अपना फाइनल आंसर होगा, ठीक है? सो पहला पार्ट, जो पहली हमें कंडीशन दी थी कि जब एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, या फिर सॉरी एक्सेलरेशन कह रहा हूं, जब हमने उसको रेस्ट पे रखा था, प्रोटॉन को रेस्ट पे रखा था, तो कौन सा फोर्स लग रहा था? सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स। उससे जो एक्सेलरेशन आ रहा था a नोट था। जब हमने इसको मोशन दिया तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक दोनों फोर्स लगेंगे इधर की तरफ।
और दोनों का एक्सेलरेशन इधर ही होगा, इलेक्ट्रिक का भी मैग्नेटिक का भी। इलेक्ट्रिक का तो था ही इधर, मैग्नेट का इधर लग रहा होगा, तभी तो 3a0 हुआ है। तो आप कहोगे सर 3a0 में से a0 तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का ही है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड ही दे रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का कितना होगा 2a0, तो 2a0 इंटू मास और मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूले से डाल दिया। और आप डाउनवर्ड डायरेक्शन कैसे बताया मैंने अभी, फ्लेमिंग रूल, आप देखा ना, फ्लेमिंग रूल को मैंने यूज करके बताया। ठीक है, चले आगे बढ़े। ये सवाल मुझे लगता है आप लोगों को समझ में अब आ गया होगा, इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं है बस है क्या, थोड़े से पेशेंस रखने, सवाल को अच्छे से पढ़ना होता है, पहले अच्छे से देखना होता है, सवाल को अच्छे से पढ़ना होता है, फिर सवाल हो जाता है, ऑटोमेटिकली हो जाएगा अगर आप अच्छे से रीड कर लेते हो सवाल को। ठीक है, एक और सवाल है, देखो ध्यान से, ये सवाल क्या है, आप लोगों को मैंने आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना सिखाया था, ये उसी से रिलेटेड है आपका सवाल। ठीक है, क्या दे रहा है आप लोगों को, बस इतना सेगमेंट दे रहा है और इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। इसको मैं पीले कलर से बना देता हूँ, ये आपको वायर दे रखी है कुछ इस तरीके की, और आपको बता रहा है करंट ऐसे जा रहा है, 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 और यहाँ ओ पॉइंट पे आपसे क्या बोल रहा है कि यहाँ ओ पॉइंट पे अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकाल दो, और आपको ये एंगल दिया हुआ बेटा थीटा। याद है मैंने आपको एक आर्क का फॉर्मूला बताया था, किसी आर्क से कितनी मैग्नेटिक फील्ड होती है, याद है, अगर एंगल यहाँ है थीटा, मान लो ये, सबसे पहले मैं इस आर्क की बात कर रहा हूँ, इस आर्क को कुछ मैं नाम दे देता हूँ, इसको बोल देता हूँ P, इसको बोल देता हूँ Q, इसको R और इसको बोल देता हूँ S। ठीक है, तो सबसे पहले मैं मान लो P और Q की वजह से बता रहा हूँ P और Q P और Q की वजह से कितनी होगी, अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को फॉर्मूला याद है, अगर इसका रेडियस हम ध्यान से देखें, इसका रेडियस यहां से यहां तक a दे रखा है, इसका रेडियस यहां से यहां तक कितना दे रखा है a, तो हमने इसका फॉर्मूला पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड का, याद है, पूरी मैग्नेटिक फील्ड होती थी म्यू नॉट, जो भी करंट जा रहा है म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2a, ये टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती थी। बट आपको सिर्फ आर्क की वजह से बताना है, तो आप क्या लिखते थे, थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई, इसको मल्टीप्लाई कर देते थे। तो ये मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ किसकी वजह से आ गई, PQ की वजह से, किसकी वजह से आ गई, हमारी PQ की वजह से। फिर अगर आप ध्यान से देखोगे, क्या इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड होगी, नहीं, ये वायर है जिसकी एक्सिस पे ही ये लाई कर रहा है, इससे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी। फिर क्या इससे मैग्नेटिक फील्ड होगी, हाँ, बट अगर आप इससे मैग्नेटिक फील्ड देखोगे तो ये आउट ऑफ द पेज आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी, आउट ऑफ द पेज, है ना। आप करके देखो ये कैसा बन रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बन रहा है, आप ऐसे करके भी देखोगे, है ना, अगर आप ऐसे करके भी देखोगे तो आउट ऑफ द पेज आएगी, ये कर्ल को ऐसे करोगे तो आउट ऑफ द पेज आएगी, राइट हैंड के कर्ल को करके देखो। अब बात करेंगे इस वाले से, इसको हमने क्या नाम दिया था, ये था मेरा R और ये था मेरा S। अब आप बोलोगे सर मैग्नेटिक फील्ड आप R और S से निकालोगे तो ये फील्ड आएगी इनटू द पेज, ठीक है ना, आप कर सकते हो क्योंकि ये क्लॉकवाइज करंट है। तो इससे जब आप फील्ड निकालोगे तो सेम इसी तरीके से फॉर्मूला बनेगा, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई, सॉरी डिवाइडेड बाई 2a, a की जगह यहाँ रेडियस कितना है बोलो b, इसका रेडियस कितना है बोलो b है, दिख रहा है आपको, इसका रेडियस b है। आप देख सकते हो RS की जो दूरी है वो O से b है, ये रही ना, यहाँ से यहाँ तक b है, यहाँ से यहाँ तक a है, तो डिवाइड बाई 2b, और क्या आ जाएगा चलो बोलो और आ जाएगा थीटा डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो अब आपको क्या करना है, आपको पता है एक फील्ड बड़ी है एक फील्ड छोटी है, ये वाली फील्ड बड़ी होगी क्योंकि ये पास है इसके, ये वाली फील्ड छोटी होगी ये दूर है इससे, तो आप बोलोगे तो सिंपली हम क्या कर सकते हैं, PQ में से RS को माइनस कर देंगे। तो अगर आप टोटल फील्ड की बात कर रहे हो तो आप बोलोगे जो भी फील्ड PQ की है उसमें से RS की फील्ड को माइनस कर दो, बस सिंपल हो जाएगा। अगर आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से क्या कॉमन ले सकते हो, 4 है ना, यहाँ से 4 पाई को आप कॉमन ले सकते हो, और यहाँ से आ जाएगा 1 बाय a माइनस 1 बाई b, तो यहाँ से आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4 पाई ए बी, और नीचे ये एलसीएम ए बी आ गया, ऊपर आ जाएगा b माइनस ए, सिंपल। ठीक है, तो आराम से आप एग्जाम में कर सकते हो, मैं आपको एक एक स्टेप समझाता हूं तो जाके मुझे 2 या 3 मिनट लगते हैं सवाल को करने में, पर अगर आप खुद करोगे ये सवाल, अगर आपको समझ में आता है, स्ट्राइक करता है, तो मुश्किल से सवाल को करने में 45 से लेके 50 सेकेंड्स लगते हैं। आप देखो ये अच्छा सवाल है और टाइम भी बचेगा आपका, ऐसा नहीं है कि ये बहुत लंबा सवाल है। आप कहोगे सर आपने इतना टाइम लगाया क्यों, क्योंकि बेटा मैं तो एक एक स्टेप समझाने लग जाता हूँ आपको, मैं तो आपको बेसिक फॉर्मूला याद दिलाने की कोशिश करता रहता हूँ, बट आपको ये चीज़ एग्जाम में खुद करनी है, वहाँ जगजोत सर नहीं होंगे, ठीक है ना वो हर एक सवाल को पूरा नहीं समझाएंगे, वहाँ तो तुम्हें ही ध्यान रखना है, अच्छा हाँ सर ऐसे सोच के चलना, सर साथ ही है हमारे, ठीक है ना, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ जरूर होगा, मैं वहाँ नहीं होऊंगा, ठीक है, तो वहाँ सवाल आपको खुद करना है, ठीक है। पर इस तरीके के सवाल मैं जानता हूं आप कर सकते हो, प्रैक्टिस करते रहना, मैंने डीपीपी में भी दिए थे ऐसे सवाल, तो आप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं
ओके, एक थीटा का फैक्टर मैं लिखना भूल गया क्या ऊपर कहीं, मैंने शायद यहाँ थीटा नहीं लिखा है, ये थीटा भी लिख देना बेटा, है ना, क्योंकि ऑप्शन में थीटा भी आ रहा है, ये थीटा का फैक्टर लगाया नहीं मैंने, वो लिख देना, ऊपर थीटा था दोनों में, ठीक है। ओके, अगला सवाल, अभी ये क्या है, अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए कैरीज अ करंट, स्टेडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द क्रॉस सेक्शन, द रेशियो ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट a/2 एंड 2a। यानी कि ये वो वाला सवाल है कि अब आपकी जो वायर है ये सिलेंड्रिकल है और पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट जा रहा है, याद है कराया था ना ये वाला कंसेप्ट पढ़ाया था ना मैंने। इससे क्या हो रहा है, आप लोगों का कुछ ना कुछ करंट बाहर निकल रहा है, करंट ऊपर की तरफ मान लो और ये अपनी एक्सिस मान लो, करा था ना हमने। अब एक्सिस में यहां उसने बोला है जो इसका रेडियस है वो ए है ना, इस वायर का जो रेडियस है वो ए दिया हुआ है, ये रेडियस ये अपने को ए दिया है। तो सबसे पहले वो पूछ रहा है a/2 पे मैग्नेटिक फील्ड निकालो B1, और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड B2 आपसे कहां पूछ रहा है, बोलो ये डिस्टेंस कितना दे रहा है आपको 2a, ये डिस्टेंस कितना दे रहा है बोलो 2a। B1 और B2 दोनों निकालो और उसके बाद उसका रेशियो लो, ठीक है। सो B1 के लिए याद है हम लोगों ने ये ऐसे लूप बना के किया था, फॉर्मूला याद आ रहा है आप लोगों को, B1 का फॉर्मूला क्या था, अगर आप सोचो इनसाइड जब हम निकालते थे, याद आ रहा है, अगर आप भूल भी जाओ फॉर्मूला ज्यादा मुश्किल नहीं है, सिर्फ आपको एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ ही तो लगाना है। अगर आप भूल गए फॉर्मूला कि सर हम भूल गए इसका फाइनल रिजल्ट क्या आता था, तो भी ज्यादा मुश्किल नहीं है, मैं तो एक ही स्टेप में कर दूंगा, मैं भी भूल गया, लो चलो मैंने मान लिया आप भुलक कर, तो मैं भी भुलक कर, मैंने कहा पर मुझे एम्पेयर सर्क्यूटल लॉ तो याद है ना, ये B1 इंटू इसकी अगर सर्कमफ्रेंस देखेंगे, एम्पीरियन लूप लगाओगे इसकी सर्कमफ्रेंस देखोगे तो कितना आएगा 2π a/2, है ना, B1 इंटू 2π a/2, ये सर्कमफ्रेंस आ गई। ये क्या हो गया, इंटीग्रेशन ऑफ B.dl, ये इंटीग्रेशन B.dl को लिख दिया मैंने बच्चे, B.dl का इंटीग्रेशन जो था वो मैंने क्या लिख दिया, dl को 2π a/2, और ये किसके इक्वल आता था म्यू नॉट, है ना। और जो करंट इसमें से बाहर निकल रहा है, जो करंट इसमें से बाहर निकल रहा है उसका तरीका मैंने क्या बोला था कि टोटल करंट देख लो पहले कितना है, अगर टोटल करंट आपको I दिया है तो यहां से कितना करंट बाहर निकलेगा, I को ऐसे लिखो और एरियाज को डिवाइड कर दो, इसका एरिया हो जाएगा पाई a/2 का स्क्वायर और टोटल एरिया पाई a स्क्वायर, यानी कि आप यहां से लिख सकते हो a, अगर आप ध्यान से देखोगे a/2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, पाई तो कट ही जाएगा ना। ये क्या हो गया, बेसिकली मैंने कैसे लिखा है, जो आपका करंट यहां से बाहर निकल रहा है, ये याद है, ये करंट अगर यहां से I0 बाहर निकल रहा है तो आप I0 को लिख सकते हो टोटल करंट इनटू आपका वो वाला एरिया पाई a/2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई a स्क्वायर। तो मैंने पाई लिखा ही नहीं है, मैंने डायरेक्टली लिख दिया a/2 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, ठीक है। अब आप यहां से सॉल्व कर लो बेटा, बहुत सिंपल है, ये आ जाएगा म्यू नॉट I। अब यहां से अगर आप B1 की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी, पहले आप राइट साइड लिख लो, ये B1 इंटू ये पाई इंटू ए हो गया है ना, B1 इंटू पाई ए, ये किसके इक्वल हो गया म्यू नॉट I, और यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा a स्क्वायर, नीचे हो जाएगा a स्क्वायर कट जाएगा, और अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ से कितना आ जाएगा, अगर आप इसको निकालोगे यहाँ से B1 की वैल्यू आ जाएगी कितनी, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4π a। आया समझ में B1, आ गया B1 का फॉर्मूला। वैसे आप लोगों को याद रखना चाहिए था फॉर्मूला डायरेक्ट, बट नहीं भी याद तो आप निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अगर हम बात करें कि वायर के बाहर डायरेक्टली यहां देखेंगे तो कितना होगा, यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला होता था ना, बाहर तो वही फॉर्मूला है ना जो इनफाइनाइट वायर का होता था, म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 2π r, है ना, और r की जगह क्या डाल दोगे, यहाँ कितना डाल दोगे जल्दी बोलो, r की जगह कितना डाल दोगे 2a डिस्टेंस पे लेना है। तो यहां से जो मैग्नेटिक फील्ड आई है वो भी यही आई है 4π a। अगर आप ध्यान से देखोगे यहां भी यही फील्ड आई है, यहां भी सेम ही फील्ड आई है, करंट आप कैपिटल I लिख दो क्योंकि हर जगह कैपिटल I दे रखा है, तो दोनों जगह फील्ड सेम आई है। अगर आप इनका रेशियो लोगे B1 डिवाइडेड बाय B2 तो कितना आ जाएगा बोलो, ठीक है ना। तो ये जो रेशियो आ जाएगा वो आपका कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। आ रहा है समझ में अच्छे से बेटा, कुछ नहीं है, एक बार अंदर निकाल लो, है ना, एक बार बाहर निकाल लो, बस इतना ही तो करना है, ठीक है ना। एक बार अंदर निकालना है, एक बार आप लोगों को बाहर कैलकुलेट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या होता था, अगर आप सोचो सर अंदर के लिए कोई डायरेक्ट फॉर्मूला था ना, वो क्या था म्यू नॉट I जो भी करंट है इनटू आपका क्या आता था बोलो x, है ना, डिवाइडेड बाय कितना आता था 2π जो भी आपका रेडियस है उसका स्क्वायर, यही फॉर्मूला आप यूज करते थे, है ना। तो यहाँ आप x की जगह क्या डाल दोगे a/2, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा आपका म्यू नॉट I डिवाइडेड बाय 4π a। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता था, इनसाइड वाला आप देखना ध्यान से, अंदर लीनियरली बढ़ती थी, बाहर डिक्रीज करती थी, मैंने तो पूरा ग्राफ बना के दिखाया था आपको, है ना। आ गया याद कुछ, मुझे लगता है एक बार दोबारा से रिवाइज करने की जरूरत है जिसको ये फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है, पर क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। अगले सवाल पे चलते हैं।
ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। द नेट फोर्स ऑन द लूप विल बी, ये भी मैंने लास्ट क्लास में कराया था। यहाँ आपको स्क्वायर लूप दे दिया, कुछ इनफाइनाइट वायर दे दी, और ये डिस्टेंस L/2 दे दिया, ये L दे दिया। नेट फोर्स, पहले ये सोचो ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे। करंट इसमें ये दे रखा है ऐसे क्लॉकवाइज, यानी कि यहाँ करंट स्मॉल आई दे रखा है इस तरीके से, ठीक है ना। यहाँ करंट स्मॉल आई दे रखा है, क्लॉकवाइज दे रखा है। ये अट्रैक्ट करेंगे या रिपेल करेंगे, सोचो। AB क्या कर रहा होगा, अट्रैक्शन। CD क्या कर रहा होगा, रिपल्शन। BC पे ऊपर फोर्स लग रहा होगा, AD पे नीचे, उसको तो हम हटा देंगे, उसका तो हमें जरूरत नहीं है। फिर आप कहोगे सर एक बार अट्रैक्टिव फोर्स निकाल लो, एक बार रिपल्सिव। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, एक बार अट्रैक्टिव एक बार रिपल्सिव, यानी कि पहले मैं फोर्स AB पे निकाल लेता हूँ। फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, BIL, यही फॉर्मूला होता है ना। अगर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे इसकी तो कितनी आ जाएगी, यहाँ आप बोलोगे सर ये सिंपल है, ये हो जाएगी म्यू नॉट, करंट है I डिवाइडेड बाय 2 पाई, और डिस्टेंस कितना है इसका यहाँ से वायर से, बोलो L/2, है ना, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल आई, और जो इसकी लेंथ है टोटल वो कितनी है, कैपिटल L। तो आप देखोगे ये आ जाएगा म्यू नॉट I स्मॉल आई, L से L कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, डिवाइडेड बाय पाई। ये मैग्नेट, ये फोर्स आ गया किस पे, बोलो AB पे। और ये फोर्स कहाँ लगेगा, बोलो टूवर्ड्स, क्योंकि जब पैरेलल वायर्स है तो अट्रैक्ट होंगी। इस वायर की अगर मैं बात करूं CD की, तो ये रिपल्शन फील करेगा। इस पे जो फोर्स लगेगा CD पे वो राइट साइड लगेगा, इस पे जो फोर्स लगेगा वो कहां लगेगा, राइट साइड लगेगा, हाँ ना, देखना। हाँ सर, तो अगर हम CD पे बात करें तो वो फोर्स राइट साइड लगेगा। तो यहां से भी मैं लिख सकता हूं, इसको B1 लिख दिया, यहाँ लिख देता हूं B2IL, है ना। फिर अब अगर आप ध्यान से देखोगे यहां से आ जाएगा म्यू नॉट I डिवाइडेड बाई 2 पाई, पर इसका डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, अगर आप डिस्टेंस देखोगे L/2 प्लस L, यानी कि जो डिस्टेंस है वो 3L/2 है। तो यहाँ नीचे जो आएगा वो कितना आएगा, डिस्टेंस 3L/2, ठीक है ना। इनफाइनाइट वायर की फील्ड ही तो है बेटा ये, इनटू करंट I और लेंथ L से L कट जाएगा, यहाँ से अगर आप देखो 2 से 2 कट जाएगा, ये आ जाएगा म्यू नॉट I इंटू स्मॉल आई डिवाइडेड बाई 3 पाई, ठीक है। सो अगर ये वाले फोर्स को आप देख रहे हो, अगर आप इस फोर्स को अट्रैक्टिव बोल रहे हो तो ये फोर्स रिपल्सिव हो गया। रिपल्सिव वाले को नेगेटिव ले लो और टोटल फोर्स निकाल लो। मतलब आपको तो FAB माइनस FCD निकालना है ना, तो कितना आ जाएगा, म्यू नॉट I इंटू आई डिवाइडेड बाई पाई माइनस म्यू नॉट I इंटू आई डिवाइडेड बाई 3 पाई। कितना आ जाएगा, एलसीएम 3 पाई और ऊपर आ जाएगा 2 म्यू नॉट I इंटू आई, ठीक है ना, आ गया ना। तो इसमें से कौन सा आंसर है जो आपको नजर आ रहा है, वो ये है, ठीक है। कराया था ये बिल्कुल आपको मैंने ऐसा समझाया था, कल के सेशन में आ सकता है इस तरीके का सवाल। आप लोग तैयार रहो, कर लोगे, बिल्कुल कर लोगे, कॉन्फिडेंस रखो। बस पैरेलल वायर का फॉर्मूला है बेटा, आप ये समझ लो 2 पैरेलल वायर के फॉर्मूले लगा दिए हमने, एक बार फॉर्मूला यहाँ लगा दिया, एक बार यहाँ लगा दिया, बस इतना ही। तो इन दोनों का तो इफेक्ट कट जाएगा ना। हमने देखा था ना, हमने इसका भी फोर्स निकालना सीखा था, कुछ लोगैरिथम टर्म आती थी, याद आ रहा है, हाँ याद आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा, ठीक है। आगे बढ़े, चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ओके, ये सवाल देखो, व्हाट इज अ नेट मैग्नेटिक फील्ड एट O। अब ये बहुत सिंपल है, नेट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ निकालनी है आपको, बोलो O पे। तो एक बार इससे निकालनी है आपको, एक बार ऊपर वाले से निकालनी है, निकाल सकते हो मैग्नेटिक फील्ड एट O। चलो मेरे साथ करो, इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसी होगी, बोलो O पे, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, पहले रिप्लाई करो। इसकी मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगी, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज, जल्दी से बताओ, इनटू द पेज या आउट ऑफ द पेज इसकी मैग्नेटिक फील्ड। ये कैसा है, क्लॉक एंटी क्लॉक, ये तो क्लॉक है सर, ये कैसा है, बोलो क्लॉक है, तो इसकी इनटू द पेज होती थी ना, पक्का बताओ, ऐसे कर सकते हो, कर्ल ऑफ द फिंगर को इनटू द पेज। ऊपर वाला भी क्लॉक है, ऊपर वाला भी देखो आपसे क्लॉक है, इससे कोई फायदा नहीं है, इससे कोई आंसर नहीं आएगा। ये दोनों जो सेगमेंट है ये अपनी एक्सिस पे कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं देंगे। मैंने बोला था अगर कोई वायर ऐसे है तो यहां और यहां आपको कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलती, यहां मैग्नेटिक फील्ड 0 ही होती है। यानी इन दोनों वायर से कुछ नहीं आएगा, नीचे वाले से इनटू द पेज, ऊपर वाले से भी इनटू द पेज, बट रेडियस अलग अलग है। तो आप टोटल मैग्नेटिक फील्ड देखो, आप नीचे सेमी सर्कल का फॉर्मूला देखो, याद है कितना होता था, म्यू नॉट, जो भी यहां से करंट जा रहा है वो हमने माना है I डिवाइडेड बाय कितना होता था, 4R, याद आ रहा है कितना होता था, जो भी आपका टोटल मैग्नेटिक फील्ड होती थी 2R होती थी, उसका आधा हो जाएगा। और यहां से ऊपर वाले से अगर आप ध्यान से देखोगे, ये वाली भी आपको ऐड करनी है, म्यू नॉट I ऐड होगी इस केस में, यहां से आ जाएगा 8R। 8R कैसे आया बोलो, म्यू नॉट I डिवाइड बाई 2 इंटू 4R, तो यहां से कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 4 इंटू 2R या 2 इंटू 4R, जो भी आप देखो यहां से ये आ जाएगा। फिर यहाँ से अगर आप इसका एलसीएम ले लोगे तो 8R आ जाएगा, तो 3 म्यू नॉट I आ जाएगा। और ये जो आपकी फील्ड आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, बोलो इनटू द पेज। जो आपकी फील्ड आ जाएगी वो कैसी आ जाएगी, इनटू द पेज आ जाएगी आपकी फील्ड। सो ये तरीका है, आप इस तरीके से सवाल को सॉल्व कर सकते हो, है ना आसान।
तो ये सारे सवाल, ये सारे फॉर्मूलास आप लोग पढ़ चुके हो पहले, मैंने आपको पढ़ाए हुए हैं। बस क्या करना था, एक बार रिकैप करना था, एक बार दोबारा से चेक करना था क्या हमें याद है या नहीं है। तो इसलिए मैंने इन सभी क्वेश्चंस को एक एक बार दोबारा आप लोगों के सामने रखा है। ठीक है, एक और सवाल देख लो। चलो, ये सवाल क्या है? करंट सेंसिटिविटी ऑफ अ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर इज 5 डिवीजन पर एम्पियर, इट्स वोल्टेज सेंसिटिविटी इज इतना, द रेजिस्टेंस। अब इससे सिंपल क्या होगा बोलो, इससे सिंपल क्या होगा? बट क्वेश्चन में अगर आप ध्यान से देखोगे यूनिट्स गड़बड़ हो जाएंगी। अगर आप करंट सेंसिटिविटी देख रहे हो तो उसने दे रखा है 5 यूनिट, देखना ध्यान से, 5 डिवीजन पर मिली एम्पियर। तो आप सबसे पहले इसको डिवीजन पर एम्पियर में कर लो, मिली को हटाओ, ये मिली तंग कर रहा है आपको, नीचे लिख दो 10⁻⁻³ मिली का तो मतलब यही होता है ना। सो आप बोलोगे अच्छा सर ये हो जाएगा 5000 डिवीजन, 5000 डिवीजन पर एम्पियर। आया समझ में? ऐसी वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी दे रखी है अगर आप ध्यान से देखोगे, 20 डिवीजन पर वोल्ट। तो ये ठीक है, ये सही यूनिट में है, 20 डिवीजन पर वोल्ट। तो आप लोगों को याद है मैंने बोला था करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय जी, ये होता है वोल्टेज सेंसिटिविटी। यानी कि अगर आप जी निकालना चाहते हो तो करंट सेंसिटिविटी डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी कर दो। ठीक है, जी निकालना तो ये करोगे तो करंट सेंसिटिविटी कितनी है 5000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज सेंसिटिविटी कितनी है हमारी, बोलो ये कितनी है 20। तो आप इसको काट दोगे तो ये आ जाएगा आपका 250। कितना आ जाएगा बोलो 250 ओम। तो ये हमारा पहला आंसर। ठीक है ना? देख रहे हो क्वेश्चन आसान है पर फिर भी गलत हो सकता है, क्योंकि अगर आपने इसकी यूनिट ध्यान से नहीं पढ़ी। तो ये जो हमारे ये सेंसिटिविटी वाले हैं ना, ये क्वेश्चन भी बड़े सेंसिटिव है, ये भी गलत हो जाते हैं अगर आप यूनिट ढंग से ना पढ़ो। तो बहुत ज्यादा आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। ओके, चलो फिर ये हो गया भैया आज के लेक्चर की समाप्ति, क्योंकि मैंने आपको जितने मुझे लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं, जो मुझे लग रहा था कि आपके एग्जाम में आ सकते हैं, मैंने ऑलमोस्ट सारे कवर कर लिए हैं। जो कंसेप्ट्स मुझे लगता था आ सकते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। अभी हमने सिर्फ क्या पढ़ा है, हमने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट पढ़ा है। अभी हम मूविंग चार्ज वाला पार्ट तो कर चुके हैं, बट अभी हमें और भी पढ़ना है। अभी हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे, वहाँ अर्थ मैग्नेटिज्म के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट फेरो मैग्नेटिक, पैरा मैग्नेटिक, उनके बारे में बात करेंगे, मैग्नेटिक मोमेंट्स को भी दोबारा से पढ़ेंगे। सो अभी वो लेक्चर रहते हैं, अभी वो 2 या 3 लेक्चर्स में मैं आप लोगों को कवर कराने वाला हूँ। तो वेट करना उन लेक्चर्स की, इसके बाद सीधा वही स्टार्ट होने वाले हैं। और आई रियली विश कि आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ में आया हो। आज थोड़ी सी पिच सर की लो है ना, हो जाता है कभी कभी, बट डेफिनेटली आई विल बी बैक, है ना। दोबारा से मेरा गला ठीक होगा, रिवाइव करेगा और फिर मैं दोबारा से उसी एनर्जी के साथ। बट पूरे क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं, आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें मैंने वैसे ही पढ़ाई हैं जैसे मैं पढ़ाता हूँ, अच्छे से आप लोगों की प्रैक्टिस कराऊंगा। ठीक है, सो अब आप लोगों को मैं बोलूंगा अलविदा, बाय बाय, सी यू सून। और अपना भी ध्यान रखो, मौसम ऐसा है, मेरा गला गया, आपका भी जा सकता है, इसलिए थोड़ा कंट्रोल करो खाने पीने पे और अपने आप को बचा के रखो भैया, पेपर आने वाले हैं, उससे पहले एकदम फिट हो जाओ। ठीक है, बाय एवरीवन, टेक केयर, सी यू सून अगेन, बाय।